नमस्कार। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। कल ही हम लोगों ने आपको सेट कराया सेट नंबर 26। क्योंकि हम लोगों के पास जो बुक थी उस बुक में सेट सही से कंपाइल नहीं हो रखे थे। सो 22 के बाद 23, 24, 25 ये 3 सेट सही से कंपाइल नहीं थे जो कल मुझे छोड़ने पड़े। लेकिन आज आप ही के ग्रुप से हमारे एक यूट्यूब साथी तरुण कुमार जी ने ये बात सुनी और उन्होंने सेट भेजा मुझे 23 भी, 24 भी और 25 भी। तो आज उन्हीं के ही भेजे गए सेट को मैं सोल्व करा रहा हूँ। यस, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पहले तो मैं तरुण कुमार जी का और उनकी इस लगनशीलता का, क्योंकि उन्हें लगा कि नहीं होने चाहिए सेट। उन्होंने मुझे तुरंत ही सेट भेजे तीनों के तीनों। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण कुमार जी। और आज हम लोग शुरू करते हैं अपना सेट नंबर 23। ये भी है आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आया हुआ एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है सेट को। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टेस्ट है आपका सेट पेपर है, इसकी शुरुआत ही उन्होंने क्लोज टेस्ट से करी। यस, अच्छा करा। शुरुआत में ही जो है आपका ये टफ सा कार्य फिनिश हो जाएगा। हम लोग आगे अपना आराम से बढ़ते रहेंगे। क्लोज टेस्ट छोटा है, पहले इसको फटाफट से पढ़ लीजिए। कह रहा है कि ड्यूरिंग द राइन ऑफ औरंगजेब द लास्ट ऑफ द मुगल्स देयर डैश रिवोल्ट्स अगेंस्ट द एम्पायर डैश वर द रिवोल्ट्स ऑफ द मराठास, द सिख्स, द जाट्स एंड द डैश अदर्स। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर began to dash fairly fast. The country soon dashed into smaller territories, many of which became more or less independent. अगर आप गौर कर रहे हो तो बात चल रही है औरंगजेब के शासन काल की, यानी कि बात बीत चुकी है। अगर हमें ना भी देता तो भी मुझे पता चल जाता। दूसरी बात हमें दे भी रखा है, सेकंड ऑप्शन के बाद उसने वर दे रखा है। इससे ये साफ पता चलता है कि स्टोरी पास्ट में है, यानी कि अगर वो ना भी देता तो भी हमें पता था कि स्टोरी पास्ट में है। औरंगजेब का शासन बीत चुका है, अब वो शासन नहीं आएगा। यस, सो ये स्टोरी चल रही है आपकी पास्ट में। आपको पास्ट का ध्यान रखते हुए ही यहाँ पे पहली बात तो वर्ब्स का इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पहले सेंटेंस में फिल करने की वर्ब को, कह रहा है कि ड्यूरिंग द राइन ऑफ औरंगजेब द लास्ट ऑफ द मुगल्स। यहाँ अगर हम गौर करें तो उसने कहा, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लूँ पहले, कह रहा है कि ड्यूरिंग द राइन ऑफ औरंगजेब, ये जो भी है, फिर कोमा लगाया, फिर एक सेंटेंस दिया, फिर कोमा लगाया। तो इस सेंटेंस को तो कुछ मानना ही नहीं है आपको, ये ध्यान रखें आप। यस, ये सेंटेंस कुछ नहीं है आपका, बिल्कुल ख़त्म है। फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद वाला भी ख़त्म है। यहाँ पे ये भी प्रीपोजिशन ही है, ड्यूरिंग भी एक प्रीपोजिशन ही है। यानी कि सेंटेंस में अभी तक कहीं सब्जेक्ट नहीं आया है। सब्जेक्ट आया है सेंटेंस में अब, देयर। देयर आपका एक इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है। इसका इस्तेमाल करते हैं तब जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो। सेंटेंस में जब सब्जेक्ट ना हो तब आप इस्तेमाल करते हैं देयर का। देयर आपका एक इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है। क्या आपका एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने कहा देयर इज़ अ गर्ल, देयर इज़ अ गर्ल, वहाँ एक लड़की है, वहाँ एक लड़की है। तो यहाँ पर आपने देयर लगाया। मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं। इस तरह से भी आप देयर लगा शुरू करते हैं सेंटेंस को। अब यहाँ पे देयर के बाद लगानी है वर्ब। अच्छा, देयर के बाद एक बात का और ध्यान रखें आप, देयर के बाद जो आपकी वर्ब आती है वो देयर के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ध्यान रखना। कैसे पता चला आपको ये बात, यार देख लीजिए। मैंने कहा देयर इज़ अ गर्ल, फिर तुरंत बाद ही मैंने कहा देयर आर 2 गर्ल्स। अगर ये वर्ब देयर की होती तो यहाँ पे ये हर बार चेंज ना होती। जैसे कि आई के साथ एम ही रहता है, चाहे कोई भी कंडीशन हो। आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, आई एम वॉचिंग मूवी। आई के साथ एम ही रहता है चाहे कुछ भी कंडीशन हो। लेकिन यहाँ पे देयर के साथ एक बार इज आ गया है, एक बार आर आ गया है। इसका मतलब देयर का अपना कोई रोल नहीं है। देयर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आपकी फिट हो रही है। आप इस सेंटेंस को रिवर्स भी कर सकते हैं। मैंने कहा देयर इज़ अ गर्ल, आप कर सकते हैं
अ गर्ल इज़ देयर, अभी और कन्फर्म हो जाएगा आपको। मैंने कहा देयर आर 2 गर्ल्स, आप कर दीजिए 2 गर्ल्स आर देयर। अब बताइए आपको क्या ये ठीक लगा या नहीं लगा? आपको ये ठीक लगा होगा, यानी कि देयर के बाद जो वर्ब आएगी सब्जेक्ट के साथ वो उसके हिसाब से नहीं, बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पे बाद वाला जो है वो है रिवोल्ट्स। क्या है आपका? रिवोल्ट्स, जो कि है आपका प्लूरल। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब चाहिए, वो भी पास्ट की। अब सबसे पहले तो हमारा सबसे पहला जो दृश्य होगा वो ये होगा कि हम ए और सी को रेस से बाहर निकालें, क्योंकि ए भी प्रेजेंट में है और सी भी प्रेजेंट में है। अब आप आगे 50-50 पे KBC की तरह, अमिताभ बच्चन की तरह। आपका आंसर या तो बी होगा या डी होगा, बिकॉज बी भी वो पास्ट में है और डी भी पास्ट में है। लेकिन बी वाला जो पास्ट है वो आपका सिंगुलर का पास्ट है। आपको लगाना होगा साफ और साफ डी आंसर, यानी कि पहले में आंसर आ जाएगा आपका डी। ड्यूरिंग द राइन ऑफ औरंगजेब द लास्ट ऑफ द मुगल्स देयर वर रिवोल्ट्स अगेंस्ट द एम्पायर, यानी कि उसके शासन के खिलाफ जो है रिवोल्ट, यानी कि लोगों ने संघर्ष छेड़ दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। डैश वर द रिवोल्ट्स ऑफ द मराठास, द सिख्स, द जाट और डैश। अगर मैं चलूँ ऑप्शन से, मुझे सेकंड के बाद उसने सीधा दिया वर। ऑप्शन मेरे पास है दीज, इट, दैट और दिस। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ज़रा सुन लीजिएगा ध्यान से। आपके जो दो भाई हैं दिस और दैट, ये दोनों हैं सिंगुलर। क्या है? ये दोनों सिंगुलर। इनके साथ हमेशा आता है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। जैसे कि मैंने कहा दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ बॉय, दिस गर्ल इज़ इंटेलिजेंट, दिस गर्ल इज़ इंटेलिजेंट। फिर मैंने अगले ही पहले क्या दिया? दैट बॉय वॉज हैंडसम, जो भी। यस, तो इन दोनों के साथ अगर कभी भी लगाना हो आपको नाउन तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर आपको इनके तुरंत बाद लगानी हो वर्ब तो भी सिंगुलर वर्ब आएगी, ध्यान रखें आप। यस, बिल्कुल अच्छे से रखना। इसी बीच दीज और दोज आपके प्लूरल हैं। इनके साथ में अगर कभी नाउन लगाना हो तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लगेगी, और अगर वर्ब लगानी हो डायरेक्ट बात तो प्लूरल वर्ब लगेगी। जैसे कि दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, दोज बॉयज आर हैंडसम। यस, लेकिन अगर तुरंत लगाएंगे दीज आर माई बुक्स। सुनते रहेगा ध्यान से, थोड़ा समय आपके लिए सेंटेंस को खींचकर आराम से बोलो जिससे कि आपको समझ में आ सके। अगला है आपका इट। इट भी आपका सिंगुलर के लिए, और इसको बोलते हैं डमी सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? डमी सब्जेक्ट। जैसे कि आपका देयर है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ऐसे ही आपका इट है डमी सब्जेक्ट। डमी का मतलब होता है, आपने कभी शायद कपड़े कुपड़े खरीदे हों कभी दुकान से, सो जिस पुतले को वो कपड़े पहना के खड़ा करते हैं उसी को बोलते हैं डमी। डमी यानी कि किसी भी चीज़ का पहले एक प्रारूप। लाइक आप कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं, सो मोबाइल का एक वहाँ डमी रखा रहता है, डुप्लीकेट मोबाइल, जो मोबाइल नहीं होता है लेकिन मोबाइल जैसा ही लगता है, उसे बोलते हैं डमी। यस, डमी आप किसी महान व्यक्ति के पुतले के नहीं लगा सकते। यस, किस चीज़ का? डुप्लीकेट प्रारूप। यहाँ पे आ रही है प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब को देखते हुए आपको लगाना होगा दीज, क्योंकि दीज के बाद ही आता है प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, या फिर डायरेक्ट बात भी आएगी प्लूरल वर्ब भी। यानी कि ये भी आपका आंसर होगा बिल्कुल प्योर और श्योर, यानी कि मेरा सेकंड हो गया ए। अब आपके दो आंसर जब सही हो जाएंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा, और अब आप और हौसला बढ़ाएंगे अपना और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि अगर क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स का है और 5 में से आपको पता हो कि मेरा एक कंफर्म सही है, आप बाकी 4 पे भी रिस्क ले लीजिएगा मेरे कहने पे। अगर ये चारों रॉन्ग चले भी गए तो भी आपका यही नंबर जाने वाला है, कुछ नहीं जाने वाला। यस, लेकिन अगर इन चारों में से कोई भी सही चला गया तो आपके और नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, और जब तक एग्ज़ाम आएगा बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं, आपके नंबर इंक्रीज ही होंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहे। दीज वर द रिवोल्ट्स ऑफ द मराठास, द सिख्स, द जाट्स एंड द डैश अदर्स। मोर, मैनी, ईच या एवरी। अब अगर मैं यहाँ पे गौर करूँ तो यहाँ पे बाद में आया है अदर्स, जो कि है प्लूरल। क्या है आपका ये? प्लूरल।
अब ईच और एवरी और इनके से जितने भी हैं आपके, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, वन रूल की, शायद क्लास नंबर 6 होगी वो। जरा वन वीडियो वन रूल को ना आप एक बार सारी वीडियो ही देख लेना। क्यों देख लेना? क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक वीडियो के अंदर हमने किस तरह से एक रूल को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, क्लियर किया है। 3-4 मिनट में अगर आप एक रूल ले रहे हैं और आपका वो रूल क्लियर हो रहा है तो मैं नहीं मानता आपके लिए कोई दिक्कत है उस रूल में। यस, वो आपके लिए रामबाण रूल है, आपको उसे करना चाहिए। वन वीडियो वन रूल है, मैंने आपको थोड़ी दिन पहले बताया कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समवन, इन सब के बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा। और अगर डायरेक्ट बात वर्ब लगानी ही पड़े तो सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ अगर मैं बात करूँ ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन में मुझे अदर्स दिया गया है, जो कि इन दोनों में से कोई सही नहीं हो सकता फिर, यानी कि आपका सी और डी पहले ही रेस से बाहर हुए। अब कम से कम आप फिर से अमिताभ बच्चन जी की तरह केबीसी के पड़ाव में हैं, ए या बी में से कोई भी एक। अब एक रूल ये पढ़ाया है कि मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैनी गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर, मैनी गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अदर्स, जो कि है प्लूरल। सो आप यहाँ पे इसका आंसर लगाइए बी, यानी कि थर्ड का आंसर हो जाएगा बी। ये भी हुआ आपका कंफर्म करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे, एंड मैनी अदर्स। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु के बाद द मुगल एम्पायर बिगेन टू डैश फेयरली फास्ट। मुगल एम्पायर जो है डैश होना शुरू हो गया बहुत तेजी से। द कंट्री सून डैश इनटू स्मॉलर टेरिटरीज। इससे साफ पता चल रहा है कि कह रहे हैं ना स्मॉलर टेरिटरीज बननी शुरू हो गई, यानी कि ये साफ पता चल रहा है कि विखंडन होना शुरू हो गया था राज्यों का औरंगजेब की मृत्यु के बाद। आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल औरंगजेब द मुगल एम्पायर बिगेन टू डैश। वोकैबुलरी बेस्ड है। पहला वर्ड है आपका डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है बिखेर देना, कुछ पैसे वगैरह को, रुपये वगैरह को, उनको बिखेर देना। अगला है आपका डिस्टर्ब। देखिए डिस्टर्ब तो लगता ही नहीं है बंटवारे के लिए किसी चीज़, डिस्टर्ब का मतलब आपको पता ही है। उससे अगला वर्ड है आपका डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है एक तरह से किसी चीज़ को बाधित करना, किसी चीज़ को रोकना, तो ये भी होने से रहा। उससे अगला वर्ड है आपका डिसइंटीग्रेट। यही इसका आंसर होगा डिसइंटीग्रेट, यानी कि टूटना शुरू हो जाना, विखंडित होना शुरू हो जाना। तो डिसइंटीग्रेट इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, फोर्थ का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका एक फ्रेजल वर्ब, बिगेन टू डैश, बिगेन टू डिसइंटीग्रेट फेयरली फास्ट। द कंट्री सोन इनटू स्मॉलर टेरिटरीज, ब्रोक इन। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको फ्रेजल वर्ब की भी वीडियो अपलोड कराई थी और पड़ी हुई हैं फ्रेजल वर्ब की वीडियो, अभी रुकी हुई है, बीच में रुकी हुई से मतलब ऐसा नहीं कि मैंने रोक दिए हैं, सब आ रहा है, चिंता ना करें। क्योंकि समय के साथ थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ता है, समय की थोड़ी तंगी और काम है थोड़ा मेरे पास ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा कोई काम रुक जाता है, कोई काम हो जाता है, लेकिन ये भी आपका आएगा जल्दी, चिंता ना करें फिर से, क्योंकि एक फिनिश होने वाली है आपकी। ब्रोक इन, ब्रोक ऑफ, ब्रोक अप, ब्रोक आउट। ब्रोक इनका मतलब होता है किसी जगह में गलत नियम से जाना, ब्रेक इन। यस, उससे अगला है आपका ब्रेक ऑफ, संबंधों का समाप्त हो जाना। नेक्स्ट आपका ब्रेक आउट, हिंसा या किसी रोग का फैलना। और अगला है ब्रेकअप, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ ब्रेकअप ही, यानी कि फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका डी। सो ये था आपका क्लोज टेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा है कि द जापानीज आर्टिस्ट यो नागो वॉज बिजी स्प्लैशिंग द वॉल फ्रॉम कलर्स। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर। यहाँ अगर हम लोग चलें, सो द जापानीज आर्टिस्ट यो नागो, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सेंटेंस सब्जेक्ट आया सिर्फ, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगाई वॉज, बिजी, लेकिन स्प्लैशिंग के साथ में फ्रॉम ना लगा करके आपको लगाना होगा विद, क्योंकि स्प्लैश के साथ में हमेशा आपका आता है विद, स्प्लैश विद। यस, ये ध्यान रखें। सो यहाँ पे फ्रॉम की जगह होगा विद, स्प्लैश विद मतलब किसी तरह से किसी चीज़ को पूरी तरह भिगो देना,
यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका 7, आपको बताना है इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म क्या होगा। कह रहा है कि प्लीज टेक द गेस्ट टू हिज रूम ऑन द 6th फ्लोर। सेंटेंस स्टार्ट हुआ है प्लीज से, आप इसे रिक्वेस्टेड से बना सकते हैं इम्परेटिव की तरह। द गेस्ट शुड बी यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द गेस्ट टू दिस रूम ऑन द 6th फ्लोर। देखिए अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको 1 वीडियो 1 रूल में कितना अच्छा काम कर रहा हूँ मैं आपको ये लिए, आप पता नहीं देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए नहीं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, धन्यवाद इसलिए कि आप अपने सिलेक्शन की तरफ एक कदम और बढ़ा रहे हैं। यस, आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए देख रहे हैं, यह बात आप अपने मन में ध्यान से रखें। अगर आप वीडियो कोई भी मिस कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपका नुकसान है, बिल्कुल धड़ाधड़ आपका नुकसान है। आप ये मत सोचिए कि कम फॉलोवर्स हैं या ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, लेकिन जो भी हैं वो सब सदस्य लेने वाले हैं। आज मैं आपको बता देता हूँ, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कहीं कोचिंग लेके आ चुके हैं और उनको पता है कि हम क्या दे रहे हैं, वो यहाँ से नहीं हिलने वाला अब 1 साल तक भी। ऐसा कोई भी मेंबर अब तक नहीं हुआ जो आया हो और वापस चला गया हो। यस, यहाँ मैंने आपके लिए 1 वीडियो 1 रूल के नाम से 2 वीडियो बनाए थे एक्टिव पैसिव की। उन दोनों वीडियो में मैंने आपको इंपेरेटिव के दोनों रूल क्लियर कराए थे। यहाँ पे उसी रूल से सेंटेंस बना हुआ है, प्लीज़ वाला सेंटेंस, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द गेस्ट टू हिज रूम ऑन द 6th फ्लोर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। आप वो वीडियो ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। सेंटेंस नंबर 8 देखिए, हिज स्कूल वॉज 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस। आई वॉन्डर्ड हाउ ही कवर्ड सो लॉन्ग डिस्टेंस ओनली डेली ऑन फुट, यानी कि किस तरह से कवर करेगा वो ये डिस्टेंस ऑन फुट। तो यहाँ पे आपका ये भी स्ट्रक्चर मैंने कल आपको बताया था कि अगर सो के बाद हो एडजेक्टिव तो आपको लगाना होगा आर्टिकल ए या एन फिर नाउन, यानी कि ये ऐसा होना चाहिए था सो लॉन्ग अ डिस्टेंस, जो कि यहाँ नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है। इसका मतलब दिया हुआ तो गलत है, दिया हुआ गलत है और ए भी गलत हो जाएगा, बिकॉज ए में भी उसने सो लगाया और दा लगाया, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। अब बसता आपका सच वाले 2 सेंटेंस। सच के बाद में हम तुरंत बार लगाते हैं आर्टिकल, फिर आपका एडजेक्टिव, फिर आपका नाउन आता है जो स्ट्रक्चर है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल डी 8th का। इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट डैश ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। देखिए बात हो रही है कॉटन की। कॉटन आप बना नहीं सकते, यस, पैदा नहीं कर सकते, यानी कि धरती में से नहीं निकलता है। ग्रो आप इसको सिर्फ प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो है आपका बी। इंडिया इज़ द 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, यानी कि दूसरे नंबर पर आते हैं हम लोग कॉटन को प्रोड्यूस करने के मामले में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल बी। सेंटेंस नंबर 10 कह रहा है कि अ लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन द ओवन एंड एज अ सर्विंग वेसल। एक लार्ज डीप पॉट है, दोनों तरह से यूज होता है वो। तो पहला ऑप्शन है सॉस पैन, दूसरा है कैसरोल, अगला है स्किल्ट और अगला है कॉल्ड्रॉन। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी कैसरोल 10th का। ये आपका एक 1 वर्ड है, बड़े बर्तन के लिए लगता है। यस, अगला है आपका 11 सेंटेंस, आपको लगाना है सीक्वेंस इन ऑर्डर में। आपको बताना है कि सही सीक्वेंस इसका क्या रहेगा। कह रहा है कि सिंस द बोइंग हैज़ रिसीव्ड ओवर 5000 ऑर्डर फॉर द एयरक्राफ्ट एंड हैज़ डिलीवर्ड 371 टू डेट, द मैक्स फर्स्ट स्टार्टेड फ्लाइंग commercially in 2017. Boeing had huge hopes for its 737 MAX aircraft and viewed it as a key part of its future. However, the company's market value has plummeted by nearly $16 billion since the crash in Ethiopia. आपको सबसे पहले इस सेंटेंस में ढूंढना होगा फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट जो मुझे दिख रहा है वो है आपका सी। बात हो रही है बोइंग हवाई जहाज की। बोइंग हैड ह्यूज होप्स फॉर इट्स 737 मैक्स एयरक्राफ्ट एंड व्यूड इट एज अ की पार्ट ऑफ इट्स फ्यूचर, यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा सी। अब सबसे पहले आप यही देख लीजिए कि सी यहाँ पे कितनों में शुरू में दिया हुआ है। सी सिर्फ एक के ही शुरू में दिया हुआ है, इसलिए अब मैं इस सेंटेंस पे ज़्यादा दिमाग अपना नहीं लगाऊंगा, और ज़्यादा दिमाग ना लगाने की वजह से इसका आंसर हो जाना चाहिए आपका बी ही। लेकिन फिर भी फर्ज बैठता है कि आप एक बार फिर से पूरा स्ट्रक्चर देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि इसका कोई स्ट्रक्चर पहला और इससे पहले बैठा हो।
Boeing had huge hopes for its 737 MAX aircraft and viewed it as a key part of its future. However, the company's market value has plummeted by nearly $60 billion since its crash in Ethiopia. Since the Boeing had received over 5,000 orders for the aircraft and has delivered 371 to date, the MAX first started flying commercially in 2017. जरा देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस और भी है जो कि दिख रहा है मुझे डी, लेकिन ये पहला है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन डी के बाद ए आएगा ये यहाँ कंफर्म हो रहा है. हाउएवर द कंपनीज मार्केट वैल्यू हैज़ प्लमटेड बाय, प्लमटेड का मतलब होता है नीचे गिर जाना एकदम तेजी से, बाय नियरली 26 बिलियन सिंस द क्रैश इन इथियोपिया. Since the Boeing has received over 5,000 orders for the aircraft and has delivered 371 to date. D और A आप कहेंगे इकट्ठा. यस, यहाँ पे D और A कितनों में इकट्ठा रहा है ये भी देख लीजिए. अब पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, अब दूसरा आपका रिश्ते बाहर होगा जो मैं आंसर बता चुका था. C में यहाँ नहीं है और D में यहाँ है, तो इसका आंसर होगा अब D ही करेक्ट. यस, C इसका आंसर अब नहीं होगा. इसलिए आप सेंटेंस के बाद पूरा भी करेक्ट कर लिया करें, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी में हम लोग गलती कर जाएं. फ्लावर्स और लीव्स वोवन टुगेदर इन अ सर्कल फॉर प्लेसिंग ऑन अ कफिन और अ ग्रेव. कफिन बोलते हैं कब्र को. सो यहाँ पे कह रहा है कि फ्लावर का ऐसा रूप बना देना जिसको आप कब्र पे किसी की चढ़ा सकें, तो वो लगता है आपका रैत. ये गोल होती है फूलों की माला से एक, जो सिर्फ मरे हुए व्यक्ति के ऊपर ही चढ़ने काम आती है. यस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी. ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से था. द दून वैली विद ऑल इट्स लाइट्स, विद एक प्रपोजिशन है, इसे ख़त्म कीजिए, आपकी वो आएगी द दून वैली के हिसाब से, जो कि है सिंगुलर है, तो सिंगुलर हो पाएगी. यहाँ पे लुक नहीं लुक्स होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस में ए पार्ट में हो जाएगी आपकी एरर. लुक की जगह आपको यहाँ पे लुक्स देना चाहिए था, तो सेंटेंस ठीक होता. और ये जो उसने दिया ये कौन सा सेंटेंस का रूल है ये भी देख लीजिए एक बार आप. सेंटेंस यदि आपका जुड़ रहा हो विद से, दो सब्जेक्ट, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, एज वेल एज से, और ऐसे बहुत सारे हैं. ये भी एक वीडियो पड़ी है हमारे नए चैनल पे, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं इसको. दो सब्जेक्ट जब इनसे जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, वो मैंने यहाँ किया. यस, तो यहाँ पे इसलिए द दून वैली के हिसाब से आपको लुक्स करना पड़ा. सेंटेंस नंबर 14 आपको बनाना था करेक्ट एक्टिव फॉर्म, यानी कि सेंटेंस पहले से ही पैसिव है, उसने लगाया हुआ है वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म. आपको इसका बनाना है एक्टिव, आप लगाएंगे वॉज वर में से कोई भी एक प्लस आईएनजी फॉर्म. कितनों में है जरा देखते हैं. पहले में है यस, दूसरे में है यस, थर्ड में नहीं है जी नहीं, डी में नहीं है जी नहीं. अब या तो इसका आंसर पहला या दूसरा होगा. अगर आप गौर करें तो उसने हमें पैसिव दिया है द चेयर से. किससे दिया उसने पैसिव हमें? द चेयर से. पैसिव पार्ट बना है आपका द चेयर से, तो एक्टिव पार्ट आपका द चेयर से नहीं बनेगा, इसलिए आपका ए बाहर. अब आपका सिर्फ और सिर्फ बी आंसर हो जाएगा, यानी कि 14 का आंसर हो जाएगा आपका बी. चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे. नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वोकेबलरी बेस्ड. वर्ड है आपका सोबर. 15 सेंटेंस जिसका मतलब होता है सालीन. क्या होता है इसका मतलब? सालीन. आपको बताना है इसका एंटोनियम्स यानी कि विरोधाभास. पहला है इसका नर्वस. नर्वस का मतलब होता है घबराया हुआ. उससे अगला आपका एगिटेटेड मतलब होता है नाराज. क्या होता है? नाराज. अगला है सीरियस गंभीर. काम शांत. इसका आंसर हो जाएगा आपका बी एगिटेटेड. सोबर, सालीन, नाराज, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे. अगला है आपको बताना है कौन सा इनमें से है रोंगली स्पेल्ड. आप लिखते रहिए और पता चलता रहेगा. पहला वर्ड है आपका नेग्लिजिबल यानी कि नगण्य, ना के बराबर, बिल्कुल ठीक है. अगला है नॉइजेंस NUISANCE, ये भी आपका ठीक है. नॉइजेंस परेशानी का कारण. उससे अगला आपका नोटिसेबल. बस यही गलती है, आपको नोटिस लिख लीजिए पहले पूरा आप. यस, नोटिसेबल. मैं पूछूँगा NOTICEABLE नोटिसेबल. तो यहाँ पे सी के बाद ई गायब है,
यही आपकी स्पेलिंग रॉन्ग है। और अगला नेबरिंग है, वो भी ठीक है, नेबरिंग मतलब पड़ोसी। अगला है आपका वर्ड 17 सॉरी, जो कि आपका फिर से वोकैबुलरी बेस्ड आपको बताना है सिनोनिम्स। वर्ड है आपका एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट कौन होता है? किसी प्रावधान से मुक्त करना। EX जब भी किसी वर्ड के साथ आ जाए, समझो बात हो रही है बाहर की, आउट की, किसी को बाहर भेज देना। एग्जेम्प्ट यानी कि किसी प्रावधान से किसी को मुक्त करना। पहला वर्ड है आपका हिंडर। हिंडर का मतलब होता है बाधा। क्या होता है? हिंडर का मतलब बाधा। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब भी होता है आपका किसी को मुक्त करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिड्यूस, आपको पता ही होगा, कम करना। अगला है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है बचना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्सक्लूड बी, बिकॉज आपको बताना था यहाँ पे सिनोनियम्स। नेक्स्ट है आपका एक इडियम्स, ऑन टेंटर हुक्स। यस, यानी कि बेचैन, बड़ा प्यारा इडियम है। ऑन टेंटर हुक्स यानी कि बेचैन या बेचैन घड़ी का। अनहैप्पी नाखुश। एंग्री क्रोधित। एनेक्जियस चिंतित। हैप्पी खुश, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका लैंड एन ईयर। आपको याद होगा कानों से हम लोग सुनने का काम करते हैं। कई बार जब हमें कुछ ज़रूरी बात बताई जाती है तो अपने हाथों को कान पे कान की तरह ही बनाकर रख लेते हैं, कुछ इस तरह से। यस, कुछ इस तरह से कानों को बनाकर रख लेते हैं, यानी कि दोनों कान पर रख लेना बहुत ध्यान सुनने के लिए, यानी कि बहुत ध्यान से सुनना। 90 का हो जाएगा किसी बात को बहुत ध्यान से सुनना। टू पे अटेंशन टू, ध्यान देना। टू नॉट मेक ट्रबल, परेशानी ना करना। टू फोर्स समवन टू लिसन, किसी को मजबूर करना सुनने के लिए। टू नॉट लेट समवन समथिंग, जिसका आंसर हो जाएगा पहला ही, टू पे अटेंशन। यस, सेंटेंस नंबर 20 आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सा वर्ड है रॉन्गली स्पेल्ड। पहला है ब्रिडल, BRIDLE, जिसका मतलब होता है लगाम। क्या होता है? लगाम, जैसे घोड़े वगैरह की होती है। उससे अगला वर्ड है आपका ब्रिस्क, जिसका मतलब होता है गति तेज कर देना। ब्रिस्क मतलब किसी चीज़ की गति तेज कर देना। अगला है आपका ब्रिसल, BRISTAL, यही आपको गलत है यहाँ पे ब्रिसल की स्पेलिंग, सॉरी TL माफी चाहूँगा, TLE ब्रिसल। ब्रिसल का मतलब होता है कड़ा बाल। उससे अगला है आपका ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कुरकुरा, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत आसानी से टूट जाए उसे बोल देते हैं ब्रिटल, यानी कि कुरकुरा। अगला है आपका 21, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या एरर है। ये टूचा सेंटेंस है, क्वेश्चन टेक्स्ट है। कह रहा है कि वी कांट लीव विदाउट वाटर। आपको उसका बनाना है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आपको बनाना हो क्वेश्चन टैग तो आप इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का। अफर्मेटिव में और हेल्पिंग वर्ब में नॉट प्लस सब्जेक्ट नेगेटिव में। दूसरी बात, सेंटेंस अगर होगा अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा आपका नेगेटिव। सेंटेंस अगर होगा नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा अफर्मेटिव। ये सेंटेंस आपका नेगेटिव ही है, आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना होगा अफर्मेटिव। साथ ही साथ इसी हेल्पिंग वर्ब को लेकर के बनाना होगा, तो सेंटेंस बनेगा आपका कैन वी। क्या बनेगा? कैन वी। जबकि उसने आपको दिया है विल यू, यानी कि उसका दिया हुआ गलत है। आपका आंसर हो जाएगा 21 का बी। नेक्स्ट देखिए आपका है 22, वर्ड है आपका रैम्पेंट। आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। रैम्पेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा और सभी जगह व्याप्त, कोई चीज़ जो सभी जगह व्याप्त हो और बहुत ज़्यादा हो। अगला है एक्सेसिव, अधिकता, बिल्कुल 22 का पहला ही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लीजिएगा। लिमिटेड सीमित, रेयर बहुत कम, जेंटल सभ्य, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा पहला ही एक्सेसिव। नेक्स्ट है भी है आपका वोकेबलरी ही, SWERVE स्वर्व। स्वर्व मतलब इधर उधर भटकते हुए चलना, इधर उधर भटकते हुए चलना। आपको बताना है एंटोनियम्स। पहला वर्ड आपका ड्रूप, DROOP ड्रूप, मुरझा जाना। उससे अगला वर्ड है आपका LURCH लर्च। लर्च का मतलब होता है झटका। उससे अगला वर्ड है आपका डेविएट, यानी किसी को घुमा देना या अलग कर देना। और उससे अगला वर्ड है आपका स्ट्रेटन। स्ट्रेटन बना आपका स्ट्रेट से, यानी कि सीधा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 का डी करेक्ट, बिकॉज आपको बताना था इसका एंटोनियम्स। नेक्स्ट है आपका द कंपनी मैनेजमेंट
मैं यहाँ लिख देता हूँ बिकॉज मुझे अगले पेज पे जाना होगा। द कंपनी मैनेजमेंट is of the opinions that not, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है। यहाँ ये इन्होंने मुझे व्हाट्सएप के जरिए भेजा हुआ है तो मुझे थोड़ी सी तो मेहनत करनी होगी। ये खुल चुका है, बाकी बचा हुआ सेंटेंस भी। वेयरिंग सूट एंड टाई एट वर्कशॉप कुड क्रिएट बैड डैश ऑन क्लाइंट। सो क्लाइंट के ऊपर क्या डाल सकता है, बस यहाँ दिख ही रहा है साफ साफ, इंप्रेशन, रिस्पॉन्स, नोशन, आउटलुक तो आने से रहा, आपका यहाँ पर आ जाएगा इंप्रेशन, बैड इंप्रेशन डाल सकता है। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस को आपको बनाना है सीक्वेंस इन ऑर्डर में सही। क्या हो सकता है जरा देखते हैं। कह रहा है कि it has been a leading producer of both industrial and agricultural goods. The United States of America holds a dominant position in the world because of its high economic development. Because of जी नहीं, कम से कम सी से शुरू नहीं होगा, बिकॉज ये एक कंजक्शन है। इट इज़ ऑल्सो, यहाँ पे इट का इस्तेमाल हुआ है और इट किसी इससे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ हो, बिकॉज उसने कहा इट इज़ ऑल्सो, यानी कि इससे पहले ज़रूर कुछ ना कुछ रहा होगा तो ही आपका ये सेंटेंस आंसर होगा। यानी कि सी और डी से आपका सेंटेंस शुरू नहीं हो सकते, या तो ए से शुरू होगा या बी से। ऑप्शन में भी हमारे पास ए बी सी है, ए बी डी है, डी को बाहर निकाल दीजिए, यानी कि आप बस आपका सिर्फ ए बी और सी ऑप्शन। कह रहा है कि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होल्ड अ डोमिनेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत होगी सिर्फ और सिर्फ बी से ही, जो कि बिल्कुल प्रॉपर सब्जेक्ट दिख रहा है, क्योंकि ए में भी उसने लगाया इट, जो कि नहीं हो सकता। इसका प्रॉपर सब्जेक्ट है आपका यूनाइटेड स्टेट, जो कि है बी। बी से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो है सिर्फ आपका एक में ही, एक में है आपका सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ए सी डी ही। यस, सो ये था आपका आज का सेट नंबर 23, जो कि आया हुआ था एसएससी सीजीएल प्री टेस्ट में 2018 के। हालांकि 2018 के नाम से छपे हुए हैं, एग्ज़ाम्स ये 2019 में हेल्ड हुए थे। यस, तो 2019 के ये एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन फॉर्म 2018 में निकले होंगे, तो इसलिए 2018 के ही इनको सेट्स कहा जाएगा। सो ये मैंने आपका आज फिनिश कराया। मिलते हैं सेट नंबर 24 के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आज इवनिंग में। फ़िलहाल तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। यस, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया आज का सॉल्यूशन आपको संतुष्ट कर पाया होगा। फ़िलहाल आपसे लेते हैं विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।